हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का जो गृह विज्ञान होम साइंस का पहला चैप्टर है कार्य आजीविका तथा जीविका, उससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरी प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले यदि आप इसी चैप्टर के यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो कि 20 अंक का आपके एग्जाम में आएगा, यदि नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के उस वीडियो को आप अवलोकन कर लें। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं कि अति लघुत्तरी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 प्रश्न आपके एग्जाम में अब करके आएगा 10 अंक का। आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में प्रश्न संख्या 5 से शुरू होता है, क ख 5 6 7 8 9 तक ये एक अंक के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को चेक करें। पहला प्रश्न देखें, कार्य का क्या अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्य क्या होता है। कार्य मूलतः ऐसी गतिविधि होती है जिसे सभी मनुष्य करते हैं और जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में एक स्थान ग्रहण करता है और एक नया रिलेशन यानी संबंध भी बनाता है अपने कार्य के माध्यम से। कार्य ही उसकी व्यक्ति की पहचान होती है, उसकी योग्यता को बताता है। तो अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करता है और सबसे ऊपर अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करता है। और इससे ही कार्य एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति सीखता रहता है और अपने को आगे निपुण बनाता रहता है। ये पहला प्रश्न है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा देखिए, अर्थपूर्ण कार्य का क्या है। अर्थपूर्ण जो कार्य होता है उसका क्या आशय है, कार्य क्या है। देखिए अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वाले के लिए भी आनंद होता है। यह कार्य करने वाले को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है। ठीक है, उसको एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। तो यही उस अर्थपूर्ण कार्य का आशय होता है। अब ये प्रश्न है, ये सभी लघुत्तरी प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, एक एक अंक के। प्रश्न संख्या 3 देखिए, एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य से क्या आशय है। एक नौकरी और जीविका, देखिए कोई व्यक्ति नौकरी या अपनी जीविका के लिए कार्य करता है तो उसके पीछे उसके आय की स्रोत होती है, इनकम होता है। तो नौकरी और जीविका के रूप में कार्य को आय के रूप में देखा जाता है और इस अर्थपूर्ण कार्य के माध्यम से ऐच्छिक परिणाम क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। नौकरी रूपी कार्य से प्राप्त होने वाला आय से एक संतोष की प्राप्ति होती है। देखिए जीविका से, एक नौकरी और उसकी जीविका से जो भी कार्य व्यक्ति करता है उससे एक संतोष की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, जीविका के रूप में कार्य क्या है। देखिए जीविका, इसमें व्यक्ति क्या होता है। इसमें व्यक्ति अपने कार्य को निरंतर उन्नत व्यवसायिक रूप में उच्च पद अथवा स्तर अथवा वेतन अथवा उत्तरदायित्व के रूप में देखता है। ठीक है, और एक व्यक्ति जो जीविका के लिए कार्य करता है पर्याप्त समय और ऊर्जा को लगाता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे भविष्य में लाभ प्राप्त होता है और ऐसे लोगों को नौकरी के दौरान निरंतर बढ़ने और उस तमाम प्रकार की जो उपलब्धियां होती है हासिल करने का एक अवसर प्राप्त होता है और इसमें भी उसको क्या होती है, एक संतुष्टि की भावना प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य क्या है। देखिए जब ये पूछा है कि जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, तो कार्य को अपनी मनपसंद जीविका मानकर उसे करने पर व्यक्ति को काफ़ी संतोष प्राप्त होता है। भाई मनपसंद जीविका, तो उसमें जरूर उसको संतोष की प्राप्ति होगी और इससे क्या होता है, इससे जीविका के लिए कार्य करने की उससे प्रेरणा मिलती है और वह आंतरिक रूप से अथवा उत्कृष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित होता रहता है और एक अच्छा से अच्छा कार्य करता रहता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, भारत के परंपरागत व्यवसाय क्या होते हैं। देखिए जो पहले से चले आ रहे व्यवसाय हैं प्राचीन काल के, जैसे इसमें काष्ठ शिल्प है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, धातु शिल्प है, आभूषण है, हाथी दांत शिल्प, कंघा शिल्प, कांच कागज का उद्योग, कसीदाकारी, बुनाई, रंगाई, कढ़ाई, छपाई, मूर्ति कला, ये सभी जो भी कुटीर उद्योग भारत में है ये सभी क्या होना परंपरागत व्यवसाय माने जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 7 देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए कार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए अधिकांश व्यक्तियों के लिए कार्य करने का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त धन प्राप्त करना होता है ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छा से कर सके। सभी के लिए आराम का साधन हो, मनोरंजन हो, खेल हो, अवकाश के साथ समय को व्यतीत करने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं। देखिए ये पहले भी आ चुका है, अर्थपूर्ण कार्य से क्या आशय है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कार्य
कि एक विशिष्ट रूप को अर्थपूर्ण कार्य कहा जाता है। ठीक है, अर्थपूर्ण कार्य से आशय उस कार्य से होता है जो व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों अथवा पूरे समाज के लिए उपयोगी होता है, और इस प्रकार के कार्य व्यक्ति द्वारा पूरी जिम्मेदारी और लगन मेहनत से किया जाता है तथा इससे स्वयं व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, जीविका से क्या आशय है। देखिए वही चीज है ना, जीविका से आशय उस साधन अथवा व्यवसाय से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता रहता है और अपने जीवन शैली में सुधार लाता है और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अच्छा कार्य करता है, और इसमें उसके जीवन शैली के लिए किए जाने वाले कार्य भी शामिल किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10वां देखिए, जेंडर और लिंग शब्दों से क्या आशय है। देखिए जेंडर या लिंग भेदभाव, इसका मतलब भेद से क्या आशय है। इसका मतलब कि आप जानते ही हैं कि ये प्रकृति प्रदत्त होता है, जिसमें खास करके 2 लिंग होता है, एक पुरुष और स्त्री, और न्यायालय द्वारा एक तीसरे लिंग की भी दर्जा दिया गया है और जिसे ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता दी गई है न्यायालय के द्वारा। तो इस तरह से इससे क्या होता है कि भिन्न दृष्टिकोण से जब जेंडर की बात की जाती है तब सामाजिक सांस्कृतिक रूप से इसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है, और इस अर्थ में समाज में स्त्री पुरुष की भूमिका को ध्यान में रखा जाता है। और इस प्रकार जेंडर शब्द क्या होता है, सामाजिक रचना या मान्यता है, जैविक या प्राकृतिक नहीं है, एक सामाजिक मान्यता है, और इसलिए यह अवधारणा भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, घरेलू महिलाओं की स्थिति में कैसे बदलाव हो सकता है। देखिए कामकाजी जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनकी स्थितियों में बदलाव या सुधार के लिए आवश्यक क्या होता है। आवश्यक यही होता है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन हो, और इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए जाने वाले कार्यों का सवेतन कार्य के समतुल्य माना जाए। ठीक है, उनको भी माने जो भी कार्य करती हैं उनको पैसे से मापा जाए, और इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि परिवार एवं समाज घरेलू महिलाओं की भूमिकाओं एवं किए जाने वाले कार्यों का उत्पादन गतिविधि के समान ही महत्वपूर्ण माने तथा उसे एक प्रकार का आर्थिक योगदान ही समझे। ठीक है, यहाँ पे सीधे बताया गया कि जो भी महिलाएं हमारे घर में काम कर रही हैं और उनको भी एक माने माना जाए कि वो भी एक बिजनेस का पहलू है, और उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं आर्थिक मदद किया जा रहा है पूरे परिवार के लिए। तो प्रश्न संख्या 12 देखिए, महिलाओं के हित में सरकार के क्या क्या प्रयास है। देखिए हमारे संविधान में महिलाओं की रक्षा के लिए जो है बहुत से प्रावधान किए गए हैं, और स्वतंत्र भारत के संविधान में सिर्फ स्पष्ट रूप से ये बात सामने आई है, और सभी क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों में समानता की बात मानी गई है तथा जेंडर संबंधी भेदभाव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया है। और हमारी सरकार ने महिलाओं के हित में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, फिर 51 का बागान श्रम अधिनियम, फिर आगे 1952 का खदान अधिनियम। माने ये अधिनियम बनाए गए हैं, वहाँ भी ये लोग कंधे से कंधे पुरुष के साथ मिला करके काम कर सकती हैं। ये सब अधिनियम है, उनको अधिकार दिया गया कार्य करने के, मनुष्यों के साथ साथ स्त्रियों को भी। अगला है, कार्य के संबंध में व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण का क्या महत्व होता है। किसी भी कार्य के संबंध में देखिए, कार्य के संदर्भ में व्यक्ति की मनोवृत्ति या दृष्टिकोण का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण से कार्य की परिस्थितियों को अच्छे ढंग से समझ पाता है, और इसी के बल पर व्यक्ति समझ पाता है कि वह कैसे नौकरी या कार्य की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं से निपट सकता है, और अनुकूल मनोवृत्ति से कार्य करने से उसे संतोष की प्राप्ति होती है, एक प्रकार का कंटेंटमेंट। प्रश्न 14 देखें, वर्तमान समय में कार्य या व्यवसाय, संगठन या संस्थान को अपने कर्मचारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। देखिए यहाँ पर पूछा रहा है जो वर्तमान टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम, तो इस समय जो भी व्यवसाय या कार्य या संगठन होता है या संस्थान हो, तो उसका अपने कर्मचारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है उस संस्था का। तो वर्तमान समय में जो व्यवसाय, संगठन या संस्थान कोई होता है वह अपने कर्मचारियों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखता है। ठीक है, एक अनुकूल परिस्थिति बनाता है, दृष्टिकोण रखता है। वे मानते हैं कि कर्मचारी संगठन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भाई कर्मचारी महान होता है, यदि लोग और उसके कर्मचारी का मनोबल आप बढ़ाते हैं तो अच्छा कार्य होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तथा वे अत्यावश्यक मानवीय संसाधन होते हैं। अब संस्थान में ऐसी परिवेश विकसित किया जाता है जिससे सभी कर्मचारियों संगठन के विकास के प्रति दायित्व या वफा की भावना रखे तथा उसका ध्यान स्वयं के विकास के समान ही रखे। तो ये जो संगठन होता है, ये जो संस्था होती है, कर्मचारियों का विशेष ख्याल करती है, उनके हितों का, ताकि उनके साथ ही साथ उनका भी विकास हो और उस संस्था का भी विकास हो। प्रश्न 15 देखिए,
श्रम के महत्व का क्या अर्थ है, या श्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, श्रम के महत्व से आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति भले ही कोई भी कार्य करता है, उसे अपने द्वारा किए गए कार्य पर गर्व की अनुभूति प्राप्त होती है, प्राउड होता है जो भी उसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो श्रम के महत्व का स्पष्टीकरण मूल्यों तथा नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 16वां, सुकार्यकी क्या है। देखिए, कार्यस्थल पर कार्य करते हुए व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले व्यवस्थित अध्ययन को सुकार्यकी या आर्गोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इस अध्ययन को मानव कारक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को, कार्य करने की विधियों को, इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को तथा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों या कर्मचारियों के जटिल अंतर के संबंधों को समझना होता है। सारा जो स्टडी होता है ना, ये सुकार्यकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उद्यमिता से क्या आशय होता है। कार्य, आजीविका तथा जीविका के क्षेत्र में उद्यमिता का आशय एक नए और नवप्रवर्तक उद्यम अथवा उत्पाद या सेवा स्थापित करने के कार्य से होता है। उद्यमिता का प्रयास किसी नए स्थापित किए जाने वाले संगठन से भी हो सकता है। ठीक है, कोई संगठन हो उसे भी उद्यमिता की श्रेणी में रखते हैं, तथा किसी पहले से जैसे तैसे चले आ रहे संगठन में नई जान फूंकने के लिए भी हो सकता है। यह भी उद्यमिता के ही अंतर्गत आता है। प्रश्न 18 देखें, उद्यमी व्यक्ति के दो मुख्य लक्षण यहाँ पर या विशेषताएं पूछ रहा है। तो देखिए, उद्यमी व्यक्ति कठोर परिश्रम करने के लिए तत्पर रहता है तथा उसमें सही योजना निर्धारित करने तथा उसे लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशल होता है उसके अंतर्गत, जो भी उद्यमी परिश्रमी व्यक्ति होता है। और अगला होता है कि उद्यमी व्यक्ति प्रस्तुत होने वाले संभावित जोखिमों को उठाने की क्षमता एवं साहस भी रखता है। यही आपके बहुमूल्य शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। सो थैंक्स।